अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज हम बात करेंगे फैसलों के हवाले से। डिसीजंस, हम जिंदगी में बड़े बड़े डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं, कभी आगे होते हैं, कभी पीछे जाते हैं 2 कदम। लोगों से मशवरा लेते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा फैसला लिया तो उनके साथ आगे हुआ क्या यह फैसला उनके लिए कारआमद साबित हुआ या नहीं। तो क्या इसी तरह का डिसीजन हम अपनी लाइफ में ले सकते हैं अबाउट बीइंग हैप्पी। सो मेनी पीपल आई मीट, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ से उनका ताल्लुक हो, कॉलेज में स्टूडेंट्स हों, उनसे बैठ के अगर बात की जाए ना तो वो एक अलग ही रेस में पड़े हुए हैं। उनको लगता है कि सक्सेस फैक्टर्स, यानी अगर उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, बहुत अच्छी सी जॉब लग जाए, एक बड़ा सा घर वो अपने नाम कर लें, एक खूबसूरत से लड़की से उनकी शादी हो जाए, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे उनको लगता है कि वो खुश होंगे। बट कैन यू बिलीव इट, एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये तमाम चीज़ें आपके बस से बाहर हैं, आपके कंट्रोल से बाहर हैं। तो क्या वाकई कुदरत ये चाहती है कि आप पहले किसी चीज़ को जो आपके बस में ही नहीं है पाएँ, उसका इंतखाब करें, अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर आएँ और उसके बाद आप खुश होंगे? और डू यू डिसाइड टू बी हैप्पी? फैसला कीजिए कि आज आप अपना ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करेंगे। हर एक के पास वही 24 घंटे हैं दिन में, हफ्ते में वही 7 दिन हैं। इसको इस तरह इमेजिन कीजिए कि क्लास में 20 बच्चे होते हैं, उनको इतना ही इक्वल टाइम ऑफ एकेडमिक ईयर दिया जाता है, उतनी ही क्लासेस, उतने ही लेक्चर्स, उतना ही फ्री टाइम, बट सम ऑफ देम डू सो वेल इन अ टेस्ट। वो नोट्स भी बना पाते हैं, वो बाकी चीज़ें भी कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस वक्त को ज़ाया कर देते हैं। तो आज आपको एक ब्रांड न्यू दिन मिला है जिसमें आपकी सेहत अच्छी है, जिसमें आपके पास वो तमाम नेमतें हैं जिसके लिए दूसरे लोग तरसते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योर डे? और आज के दिन अगर हम 9/11 की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट वाक़यात भी हुए हैं जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए आज की दुनिया की, द वर्ल्ड एज़ वी नो इट टुडे, ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनकी पैदाइश सन 2000 में हुई थी, जो आज 18-19 साल के हो गए, इनको एक बड़ी मुख्तलिफ दुनिया मिली है, एंड ऑल थैंक्स टू द इवेंट कॉल्ड 9/11। उसके बाद दुनिया में हमने देखा कि इस्लामोफोबिया जैसा एक कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया, जब लोग हमारे दीन से ताल्लुक़ रखने वाले, मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से डरने लगे और समझने लगे कि शायद ये इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की तरफ जाते हैं। इस वाक़े से जुड़े हुए यानी 9 की जो कार्रवाई हुई थी न्यूयॉर्क में और पेंटागन में, उससे जुड़े हुए कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी दिस वाज ऑल स्टेज, लेकिन उसका जो आफ्टर माथ रहा, जिस तरह मिडल ईस्ट और हमारा ख़ित्ता, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जिस तरह उससे डिस्टेबलाइज हुआ, वो हमारे सामने। कमिंग क्लोजर टू द डेट, अगर आज की बात की जाए तो पूरी दुनिया में जैसे कहा जाता है कि लेबर्स की, मज़दूरों की कदर करनी चाहिए, उनको उनके बेसिक इंसानी हुकूक उनके पास होने चाहिए। लेकिन आज भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी हम देखते हैं कि मॉडर्न डे स्लेवरी है, और ये हमारे सामने आया हुआ बल्दिया टाउन इंसिडेंट के पास, जिसमें हमने देखा कि 200 के करीब हलाकतें हुई एक फैक्ट्री के अंदर, और फैक्ट्री में जो सूरत हाल थी, जो हालात थे, वो हर तरह से इंसानी हुकूक की पामाली थे। यानी दरवाज़ों को लॉक लगे हुए थे, कोई एग्जिट्स नहीं थे, फायर एग्जिट्स नहीं थी, और इसमें हमने देखा कि एक आतिशज़दी का वाक़या जिसकी वजह से 200 लोग लुक़मा अजल बने। और आज तक इसके बारे में हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। इसका भी आफ्टरमाथ बहुत ज़्यादा भयानक था, क्योंकि हमने देखा कि बांग्लादेश, साउथ एशिया, पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे ममालिक जहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स की, लेबर यूनियन के ख्याल नहीं रखा जाता, लेबरर्स का ख्याल नहीं रखा जाता, उसको पूरी दुनिया से कंडेम किया गया, और एक दफ़ा फिर लोगों ने ट्रेड के ऊपर और इनकी हालत ज़ार पे नज़रसानी की। अब ज़रा और बात करते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से, तो ऑफकोर्स बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज डेथ एनिवर्सरी भी होती है, और ये भी एक तरह से हमारे लिए एक बहुत बड़ा सानेहा था, क्योंकि पाकिस्तान के क़याम के तकरीबन 1 साल बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ द नेशन, इनकी इंतकाल हो गया, और ज़ियारत में ये मौजूद थे। एंड वंस अगेन इट वाज पॉइंटिंग आउट टू द फेलियर, हमारे जो चैलेंजेस थे उस ज़माने के, वो इसको पॉइंट आउट करता था, बिकॉज द एम्बुलेंस कुडंट रीच हिम इन टाइम। उनकी हालत, उनकी तबीयत वैसे ही ख़राब थी। जद्दोजहद है पाकिस्तान में उन्होंने अपनी जो सबसे बड़ी कीमत अदा की, अपनी पर्सनल लाइफ की और साथ साथ अपनी हेल्थ की। तो आज खिराज तहसीन पेश करते हैं हम बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को, उनके हवाले से ये पैकेज, आइए देखते हैं।
सुनहरी उसूल जो जिन्ना ने हमें दिए, यानी अगर हम बात करें यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये 3 सुनहरी उसूल अगर हम बहैसियत कम्युनिटी ना भी सही इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगी में ही लेके आ जाएं, आई थिंक दैट्स गोना मेक अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। अपनी सारी एनर्जीज़ को यूनिफाई कीजिए, यकीन रखिए और फिर डिसिप्लिन के साथ जो कि अपने तमाम अतवार में हमें नज़र आना चाहिए, वो आपकी कामयाबी की ज़मानत देगी। इस वक्त लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और अब हमने सोचा कि थोड़े से अवेयरनेस और आगे ही के हवाले से बात करें, खुसूसन जो बहुत ज़्यादा आजकल वायरल बीमारियां फैली हुई हैं। इसमें एक नाम जो आप बार बार सुन रहे हैं, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए का है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा चिल्स के साथ बुखार चढ़ रहा हो तो फ़ौरी तौर पर कहा जाता है कि आप टेस्ट कराइए, डॉक्टर से रुजू कीजिए, उसको बढ़ने ना दें। और डॉक्टर्स आपको सबसे पहले मलेरिया के या फिर डेंगू का आजकल देखा गया है कि टेस्ट करवाते हैं। एंड अगर वहाँ से आप क्लियर होते हैं तो द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ ऑब्वियसली गोइंग फॉर हेपेटाइटिस ए। लेकिन इससे जुड़ी हुई बहुत सारी मिथ्स भी हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसके सिम्टम समझना, इसकी वजूहात समझना, और जिस तरह हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर अरीज? डॉक्टर अरीज, ऐसा लगता है कि हम अगर चीज़ों की बारीकी में जाएँ तो एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज़ रॉन्ग। बाहर से बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बाहर जो गंदगी है या जो अनहाइजीनिक सिचुएशन है वो हमें बहुत स्केयर करती है। आप लोगों को क्या मशवरा देंगी? सबसे पहले व्हाट आर द रीजंस कि हेपेटाइटिस ए इतना तेज़ी से फैल रहा है? अच्छा, आजकल आप देखो, एक तो कराची में जिस बारिशें हुई, फिर उसके बाद फिर से बड़ी ईद पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना, आप देखो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है, मक्खियाँ बहुत फैल रही हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस में वायरस ग्रो करते हैं, ठीक है। और वायरल हेपेटाइटिस ए जो है को हम आम ज़बान में यरकान कहते हैं, कुछ लोग पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस बड़ा कॉमनली जॉन्डिस। लेकिन आपने जैसे मुझे भी अभी शी करेक्टेड मी कि जॉन्डिस बेसिकली एक सिम्टम है, यानी जब आप पीले पड़ जाते हैं, जब आपकी रंगत पीली पड़ने पे लगे या आपकी आंखें पीली हो जाएं या आपने कपड़े पीले पहने हुए हो तो उसको कहा जाता है कि जॉन्डिस। लेकिन उसकी कॉजेज डिफरेंट होती है। ये जो एक कॉज हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये आजकल स्प्रेड हुआ हुआ है, ठीक है। ये अक्यूट इसलिए क्योंकि अक्यूट का मतलब होता है जो उसी वक्त हुआ है, अर्ली है, और फिर वो ट्रीटेबल है, आप उसको क्योर करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट होती है और वो ठीक हो जाता है। और इसकी फैलने की वजह अनहाइजीनिक है, क्योंकि स्प्रेड होता है, वायरस है तो कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। अगर किसी को हुआ हुआ है, कोई कैरियर है और वो कुछ बना के आपको खाने दे रहा है, चीज़ दे रहा है, तो जिसने खाई वो चीज़ उसको भी चांसेस हैं कि आप रिस्क हो जाते हैं। यानी ये बॉडीली फ्लूइड्स की आप बात करिए, किस चीज़ से फैलता है? देखिए, वायरस जो है ना वो आप एयर के थ्रू भी जाता है, कांटेक्ट के थ्रू भी जाता है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। यानी प्रॉक्सिमिटी भी इसमें मैटर करती है। अगर किसी के झूठे ग्लास में पानी पिया, आपने किसी ने, देखिए कुकिंग, अगर आपके घर में कोई बंदा शेफ है फॉर एग्जांपल और उसको हुआ हुआ है, वो कैरियर है और वो आके खाना बना रहा है, तो आप तब भी रिस्क पे हैं कि इट इज़ वेरी वेरी एक्यूट इन दैट सेंस कि अगर मिसाल के तौर पे आपने मैं एक और यहाँ पे एक हमारे पास एक नया गेस्ट भी आ गया, उससे ज़रा बात करते हैं थोड़ी देर में, और उसको देख के मैं थोड़ी देर के लिए ठिठक गई थी। लेकिन कैरिंग ऑन, कहा यह जाता है कि आप अपने इर्द गिर्द का माहौल ज़रा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। कुछ लोग बार बार ये भी कहते हैं डॉक्टर अरीज के बाहर से किसी ने आके कुकिंग नहीं की है, हम घर का ही खाना खा रहे हैं, फिर क्या वजह है कि ऐसी कोई बीमारी? पानी आप जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जहाँ से आप चीज़ें लेकर आ रहे हैं, ग्रॉसरी जहाँ से कर रहे हैं, इससे आपको कैरियर के लिए इसमें, क्योंकि देखिए हम जब एक दिन डेंगू डिस्कस कर रहे थे तो वी डिस्कसिंग कि उसका मॉस्किटो जो है वो कैरियर है, ठीक है, वो आपको ट्रांसफ़र करता है। इसमें ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं है, एक बाय कॉन्टेक्ट जा रहा है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रिवेंटिव टिप्स। अगर आपने कहा कि पानी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी जैसे उबाल के पिया जाए, यानी दिस इज द लीस्ट वी कैन डू, वॉश करना चाहिए आपको अच्छी तरीके से, बाहर से कोई चीज़ें लाएं, वॉश करें। बाहर खाना जब आप खाने जाते हैं, अगर आप ईटिंग आउट करें तो चेक करें कि वहाँ पे कैसी क्लीननेस, कैसी हाइजीन कैसी है उस एरिया की, उस प्लेस की, वहाँ पे रेस्टोरेंट अच्छा है। रोड साइड्स थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, ऐसे जो आजकल वेदर स्पेशली हुआ हुआ है, जब ज़्यादा डिजीज़ फैल रही होती है, क्योंकि आप देखें हॉस्पिटल में आता है तो एक न्यूज़ पे भी आ जाता है कि आजकल चीज़ स्प्रेड हो रही है, उस वक्त अवॉइड कर लें। डेली बेसिस पे आप ये लाइफ लॉन्ग तो नहीं कर सकते, लेकिन जब स्प्रेड हो रही हो तब अवॉइड कर लें। बिल्कुल। अच्छा, इसकी कोई प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन होती है? देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो आती है, लेकिन फिर वही बात है कि हेपेटाइटिस की टाइप्स हैं।
आप हेपेटाइटिस ए की भी करा रहे हैं, बी की भी करा रहे हैं, सी की भी करा रहे हैं, एंड इट्स स्प्रेडिंग। ज़रूरी नहीं कि उस वक्त आपकी इम्यूनिटी हो, क्योंकि कैरियर स्टेज जो है ना इसकी इंक्यूबेशन ज़्यादा होती है, यानी आपका एक्सपोजर पहले हो गया है तो आप और उसके बाद अगर आपने वैक्सीनेट भी कर लिया तो इट डजंट मैटर। अच्छा, आम तौर पे जो हम कहते हैं कि हेल्दी चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आजकल सबसे ज़्यादा हम देखते हैं तो वो रोड साइड पे उसके हॉकर्स बैठे हुए हैं, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कभी कभार मुझे बड़ी हैरत होती है कि आप आई डोंट नो कुछ लोग अगर इसके बारे में पर्टिकुलर हैं या नहीं, लेकिन सब्जी फरोश या जहाँ फ्रूट फरोश बैठा हुआ उसके बिल्कुल ही साथ बहुत सारा गार्बेज डंप एंड पीपल जस्ट डोंट केयर, यानी वहीं से हम चीज़ें खरीद रहे हैं। मुझे हैरत उस सब्जी फरोश पे भी होती है कि वो उस जगह पे अपना ठेला लगा के बैठा हुआ है, यानी डज ही नॉट केयर, वो पूरा दिन उसके साथ बैठा हुआ है, सो इट्स रियली ऑकवर्ड। लेकिन अगर हम वो यानी वो ग्रोसरी घर में आती है, फिर उसके साथ क्या किया जाए, किस तरह उसको साफ अच्छी तरह वॉश करना चाहिए। एक सिंपल सी टिप होती है कि विनेगर से वॉश कर लें, ओके ठीक है, उससे ये होता है कि एसिडिक होता है नेचर में, थोड़ा सा क्लीन हो जाता है। पील करके खाएं फ्रूट्स, ठीक है। आप कह रही हैं कि जो विनेगर यानी सिरका होता है, पानी में थोड़ा सा मिला के उसको वॉश कर लें। अच्छा, ये स्पेशली जो जैसे हम लोग बंद गोभी लेते हैं या स्पिनच लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके अंदर एक तो वाटर होते हैं, पोर्स ऐसे होते हैं, वेजिटेबल्स ऐसी हैं कि वो वाटर को रिटेन करती हैं, और वो फिर आपको वो पानी जो है जो उसके अंदर होता है ना एक नेचुरली, वो अफेक्ट कर देता है। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे फ्रूट्स का जिक्र हो रहा है, मौसम के अगर फलों की बात की जाए, जैसे आपने कहा कि एक तो पील ऑफ करके उसको खाएं, केला अगर आप खाते हैं दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, पीचेस वगैरह को आपने करना है, जरा देख के करना है, उसको अच्छी तरह वॉश करें। आजकल सॉफ्ट ब्रशेस भी आते हैं स्पेशली फॉर फ्रूट्स के, अगर जब आप उसको धो रहे हैं तो आप हल्का सा उसको स्क्रब कर सकें। अंगूर बहुत डिफिकल्ट होते हैं धोने करने के लिए, लेकिन जब आप उसको बाहर से लेके आए थोड़ी देर के लिए उसको पानी में सोक कर दें, ठंडा पानी हो जिसमें सोक करें, वरना फ्रूट जल्दी खराब होता है, लेकिन उसको 10 to 15 मिनट सोक जरूर करें, उसके बाद फाइनल रिंस करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। लास्टली, अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हो चुका है और डॉक्टर्स ने भी डिक्लेयर कर दिया, देन व्हाट आर द, यानी आप उसको कैसे क्योर कर सकते हैं? रेस्ट बहुत ज्यादा करना, थोड़े सिम्टम्स थोड़े से मैं बता दूं क्योंकि इसके डिफरेंट होते हैं। जरूरी नहीं कि हाई ग्रेड फीवर हो, लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है, नॉजिया बहुत सीवियर होता है, भूख लगना वो खत्म हो जाती है, एनोरेक्सिया हम कहते हैं, एब्डोमिनल पेन होती है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है अदर देन अदर वायरल फीवर्स। जो वायरल फीवर्स हम कहते हैं कि शिवर बहुत हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर, उस तरह का नहीं है, और इट डजंट सेटल विद इन द फीवर, तो सेटल हो जाएगा, लेकिन ये आप जो वायरल हेपेटाइटिस ए होता है तो अगर फीवर वगैरह सिम्टम सेटल हो भी गए हैं तो कैरियर रहता है अप टू 2 वीक्स तक, तो 2 वीक्स 3 वीक्स आपको एहतियात करनी है। सही। तो इसमें अच्छा, इज इट इम्पोर्टेंट कि अगर कोई कैरियर है तो फिर घर में सभी को हो जाएगा? देखिए, नहीं ज़रूरी नहीं, हर एक की इम्यूनिटी डिफरेंट होती है, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट इम्यूनिटी। लेकिन क्या घर में रहते हुए प्रिकॉशंस क्या लिए जा सकते हैं? से वही बात है कि आप बर्तन थोड़े से अलग करते हैं, कोशिश करें छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी होती है, ओल्ड एज है, बीमार है या छोटे बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी लो होती है, वो कांटेक्ट कम करें। सही, ठीक है। और अगर हो गया किसी को, सिंपल इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, फीवर आपने ट्रीट करना है, फ्लूइड्स बहुत अच्छे देने, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपका लिवर इफेक्ट हुआ हुआ है इसमें, जो भी पेशेंट है उसका लिवर जो है वो फंक्शन नहीं प्रॉपर्ली कर रहा, लिवर हमारा जो है वो बाईपास करता है, जिससे हमारी सारी चीज़ें, फूड है, मेडिसिन है, वो जा रहा है। इज इट, आई एम सॉरी टू कट यू देयर, इज इट सेफ टू से कि जब भी आपको वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अटैक हो किसी चीज़ का, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप फ्लूइड्स वैसे भी ज़्यादा कर दें, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, प्लस उस वायरस को वॉश आउट होने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट आपका फ्लूइड इनटेक अच्छा हो। तो ये एक नॉर्मल टिप है, आपको बुखार हो, वायरस हो, कोई भी चीज़ हो, आप पानी और फ्लूइड ज़्यादा लेना। हाइड्रेशन वैसे भी अच्छी रखनी चाहिए, और स्पेशली कराची में हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमिड वेदर में हमारी जो है हाइड्रेशन अच्छी नहीं होती। हाइड्रेशन का मतलब है पानी और नमकियात, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपके अच्छे होने चाहिए और पानी भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने बात की, एक आपने कहा सिम्टोमेटिकली उसके सिर्फ फीवर को ट्रीट किया जाता है, इसके जो सिम्टम्स या साइंस आपको नजर आते हैं, थोड़ा पीलापन हो सकता है, आए ना आए, लेकिन दैट्स जस्ट नॉट द टेलिंग टेल। इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर नहीं होगा, लेकिन बुखार की कैफियत होगी, नौजिया बहुत ज़्यादा होता है, यानी वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन आपने कहा कि वो आप थोड़ी सी तकलीफ की। देखें, अगर बिलिरुबिन लेवल्स जो होते हैं, जो बेसिकली एलएफ लिवर फंक्शनल टेस्ट हम जो कराते हैं उसमें हम देखते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो
स्किन येलो होना शुरू हो जाती है, वाइट ऑफ द आई जो होता है ये होना शुरू हो जाता है। नेल्स में कि आपको एक पिलाहट नज़र आती है उस पेशेंट के अंदर, आप कोई देख के वो ये नहीं कह सकता कि ये इसका वो एक कहते हैं ना वीक है, या वो नहीं, येलोनेस आती है स्किन की, चेंज हो जाती है। दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड जॉन्डिस, या वो कह लोग पीलिया हो गया जो कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं, यूरिन का कलर डार्क हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें कॉमनली लोग जो कहते हैं, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये इफेक्टिव है या नहीं, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। देखिए फ्लूइड्स लेने चाहिए और ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिसपे लिवर को ज़्यादा फंक्शन नहीं करना पड़े। जैसे अगर आप मीट को बहुत ज़्यादा लें या ऑयली फूड ले तो लिवर का के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। तो फ्रूट जूसेस हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हैं, वो इजी होते हैं। लिक्विड्स हैं, ओट मील है, ये चीज़ें जो डाइजेस्टेबल हैं। स्पेशली जो पपाया है या मैंगोज हैं या इस तरह के फ्रूट्स हैं जिसमें रेड कलर होता है, दे आर हेल्प इन वो लिवर के एंजाइम्स को सपोर्ट करते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीज फॉर इतना आपने इसमें वक्त लगाया, एंड वी नो एग्जैक्टली सम ऑफ द सिम्टम्स, यू नो देम, और इसके अलावा इसको प्रिवेंट करना। देखिए, अगर आपको पता चल जाए कि आप इसके कैरियर हैं तो यू आर गोइंग टू रिमेन अ कैरियर फॉर 2 वीक्स, उस वक्त एहतियात करना बेहतरीन है। घर में वो लोग जो ज़ईफ़ हैं या फिर छोटे बच्चे, उनकी इम्यूनिटी लो होती है, क़ुव्वत मदाफ़ियत उनकी लो होती है, तो वो इसको जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑफ देम। अच्छा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले, जिस तरह हमने कहा कि हुब्बुल वतनी का जो हमारा जज्बा है वो उसकी कोई कैद नहीं है, सिंफ के हवाले से, उम्र के हवाले से, हर शख्स ख़ास तौर पे ये जब महीने आते हैं और हम अपनी हिस्ट्री को एक दफ़ा पलट कर देखते हैं, क़याम पाकिस्तान की तरफ नज़र डालते हैं, और ख़ुसूसन जैसे कहा गया कि 6 सितंबर और आज 9/11 बानी पाकिस्तान की डेथ एनिवर्सरी, तो हर एक शख्स महसूस करता है कि वो पाकिस्तान के लिए जो उसकी मोहब्बत है उसका इजहार करना चाहता है। आज हमारे पास एक खुसूसी वीडियो है जी सईद के हवाले से। सईद का ताल्लुक़ पेशावर से है, वो अपने मखसूस अंदाज में पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, और ये जो उनका नगमा है गाया हुआ, ये इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। तो आपको इसके हवाले से एक पैकेज भी दिखाते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। लेट्स टेक अ लुक एट दिस फर्स्ट। शहीद मरता नहीं, जीते जी डरता नहीं। पैदाइशी तौर पर माजूर मगर हौसले चट्टान, धरती पर मर मिटने के लिए तैयार है वतन का बेटा सईद खान। मुझे एक मौका मिले कि मैं अपनी फोर्सेस के डिपार्टमेंट में बैठ के उनके साथ काम करूं और मुल्क कौम की खिदमत करूं। सईद खान ने वतन के मुहाफिजों के लिए नगमा भी तैयार किया। माजूरी को कमजोरी नहीं बनाया, पढ़ लिख कर ग्रेजुएट बना, अब फौज में भर्ती होना चाहता है। हिम्मत और जज्बे की मिसाल ये भी है पाकिस्तान। जी, सईद खान का आपने ये पैकेज देखा है। जैसा कि हमने कहा कि जो हुब्बुल वतनी का हमारा जज्बा है वो पाकिस्तान में हमने देखा कि बहुत सारे नौजवान उसका इस तरह से इजहार करते हैं जिसका कोई सानी नहीं है मिलता। और ख़ुसूसन 6 सितंबर के शो में भी जब हम बात कर रहे थे फ्रॉम विद आवर ऑफिसर्स ऑफ द फोर्सेस, उनका कहना था कि पूरी दुनिया में हम कहीं नहीं देखते कि लोगों का इतनी वालेहाना मोहब्बत अपनी फोर्सेस के साथ हो, अपने मुल्क के साथ हो। तो आई थिंक दैट इज़ डेफिनेटली आवर स्ट्रेंथ। अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वक्त हुआ है मिलो पाकिस्तान से, यानी एक ऐसा पाकिस्तान का रूप और चेहरा जिसको हम जानते हुए भी शायद नज़रअंदाज करते हैं। आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक ख़ास शख्सियत से। ख़ास इसलिए भी बिकॉज इन्होंने अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ को अपने आड़े नहीं आने दिया। ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, लेकिन एट द सेम टाइम दैट बिकेम हिज पर्सनैलिटी एंड हिज रियल हॉलमार्क। आपको बताते चलें कि 2015 से ही गॉट सिलेक्टेड बाय द स्पेशल ओलंपिक्स टीम ऑफ पाकिस्तान, और 2017 में पाकिस्तान को बाहर विंटर यानी वर्ल्ड विंटर गेम्स में भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जो सबसे बड़ी कामयाबी थी कि यूनिसेफ की तरफ से एक मुहिम चलाई गई। इस कैंपेन का नाम था आई एम द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, और इसके लिए मुल्क भर से जो ख़ास तौर पे कामयाब बच्चे थे उनको सिलेक्ट किया गया। उनकी कामयाबियों को, उनकी अचीवमेंट्स को एक साथ लेके चले वो, और उनको शॉर्ट लिस्ट करना था। सबसे पहले जब ये इब्तदाई मराहिल में था तो 1500 बच्चों को ऑल थ्रू आउट द कंट्री सिलेक्ट किया गया था, जिसमें
जिसमें से 300 को शॉर्टलिस्ट किया गया और उसके बाद ये नंबर पहुंचा टोटल 14 पे, एंड ही वाज वन ऑफ देम। आज आपकी मुलाकात कराएंगे हमीजुद्दीन से, लेकिन सबसे पहले उनके बारे में ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, आइए देखते हैं। जी डेफिनेटली हमीजुद्दीन इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, और हर कामयाब शख्स के पीछे जिस तरह कहा जाता है कि एक खातून होती है और वो होती है माँ, जिसका हौसला, जिसकी हिम्मत और ख़ास तौर पे उसका जो यकीन होता है अपने बच्चे पे, वो उसको किसी भी दुनिया की बड़े से बड़े मुश्किल का सामना करने का हौसला देता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमीजुद्दीन और उनकी वालदा स्किम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। हमीज़ कंग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह आपका जो सफ़र है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, और मेरे ख्याल में जिस तरह आपने मैसेज दिया, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के स्पेशल चिल्ड्रन के लिए नहीं, दिस इज़ फॉर ऑल द चिल्ड्रन आउट देयर टू बिलीव इन देयर ड्रीम्स। लेकिन इस सफ़र की शुरुआत के बारे में आपसे जानना चाहूँगी स्किम कि आपने कैसे फ़ैसला किया कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाना है, और यू नो एसोसिएशंस, यूनिसेफ, ये तो सब बाद में आए, सबसे पहले आपने उनको पुश दी, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? आपका अपना क्या ख्वाब था? मेरा ख्वाब ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बच्चे जब बचपन से ही ये खेल कूद की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। मैंने सोचा कि बच्चों को इसमें ही ज़्यादा आगे बढ़ने का शौक़ है, तो ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो जितना हो सकता था मैंने भी टाइम दिया। बच्चे खुद भी इसमें बहुत कोशिश किया, बच्चों ने भी। और मैं स्कूल की तरफ से, जो महनाज फातिमा स्कूल में पढ़ते थे, टीचर्स की भी मेहनत रही, और पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स की भी, तो बच्चों को आगे बढ़ने में ज़्यादा। आपने कब रियलाइज़ किया, जैसे आपने कहा कि इनके स्पीच का थोड़ा सा मसला है, तुतलाते हैं, और इस पे काम भी हुआ होगा, स्पीच थेरेपी वगैरह की आपके पास वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, वसाइल मौजूद हैं? ये महनाज फातिमा जिस स्कूल में ये पढ़ते थे वहाँ पे बाकायदा इनको थेरेपी कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा इनकी प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे इनकी एडमिशन करवाई, काफ़ी कोशिश होने के बाद ये थोड़ा बोलने लगे। अच्छा, मुझे बताएं कि शुरुआत में जब ये बोलते नहीं थे या बाकी बच्चों से मुख्तलिफ थे, कभी इस बात पे हमीज़ यानी उदास हो जाते थे, कभी इनका हौसला कमज़ोर पड़ता था? कभी ऐसे होने नहीं दिया। बाहर सूरत पेरेंट्स की, जब इनके साथ पेरेंट्स होते हैं तो मैं नहीं समझती हूँ कि बच्चों को ये एहसास हो। ठीक है, लेकिन मुश्किल होगा? मुश्किल तो ज़रूर होता है थोड़ा सा। सही। अच्छा, और जब ये कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, शुरू से ही आपने देखा कि जब ये जीत के आते थे या जब प्रैक्टिस करते थे तो एक खुशी की लहर, और ख़ास तौर पे उन वालिदैन को कहना चाहेंगे जिनके बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन हैं या अदरवाइज़ भी, मुझे लगता है कि बच्चों का एक पैशन, एक कोई ऐसी दिलचस्पी उनकी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पेंटिंग हो, उनको बहुत ज़्यादा हौसला देती है। आप क्या कहेंगी? इसमें जो है स्पोर्ट्स में इनकी ज़्यादा दिलचस्पी थी, तो हम भी कोशिश करते थे। इनके जो बड़े भाई, मेरा बड़ा बेटा जो है, वो भी अपनी तरफ से बहुत उसने मेहनत की, साथ दिया, और इनके पापा की तरफ से भी काफ़ी हो इसके लिए। और जाहिर सी बात है घर पे हर वक्त मैंने ही टाइम देना था। अच्छा, मुझे बताएं, तो एक तो होता है कि बच्चा आपकी नज़रों के सामने है, प्रैक्टिस कर रहा है, जब पहली दफ़ा हमीज़ मुल्क से बाहर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए तो आप थोड़ा घबरा रही थी? नहीं, आप नहीं, आप साथ गई थी? ऐसे साथ में नहीं गई थी, तो ऐसे मतलब तवक्कल मैंने अल्लाह पे इतना किया कि मैंने कहा जैसा करेगा अल्लाह ही बेहतर करेगा। और बच्चों को भी ये हौसला, कभी कभार बच्चे घबराते थे कि ये खेल बहुत मुश्किल है स्की करना, तो मैंने कहा हार जीत होती है खेल में, आपने घबराना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है। आपने आज आप हार गए ना, कल तो ज़रूर जीत जाओगे, आपने मेहनत जारी रखना है। तो फिर बच्चों ने भी इस तरह से मेहनत जारी रखी। एक दो दफ़ा इनको चोट भी लगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2017 में जब ये बाहर गए, उसके बाद तो इनमें ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ और मेहनत करने का और भी लगाव पैदा हो गया इनमें। हमीज़, जब मुल्क से बाहर गए थे कंपटीशन के लिए, कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, जहाज़ में पहली दफ़ा गए थे? मैं पहली दफ़ा गया था मुल्क से बाहर। डर लग रहा था? नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में जो मुकाबला होता है और बाहर जो मुकाबला होता है, उसमें कोई फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है।
क्या फ़र्क होता है? मतलब वो तो ये होता है पाकिस्तान में तो हम अपनी कम्युनिटी से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन बाहर ये होता है कि हर किस्म के लोग आते हैं। सही। कोई 117 के बहुत सारे ममालिक से 117 ममालिक से लोग आते हैं। तो जब पहली दफ़ा तुम उनसे मिले तो कोई हुंजा से उनके लिए तोहफा लेके गए थे अपने साथ? हाँ, हमारा की टोपी हम लेके गए थे भाई। आप उनको बुलाना चाहोगे पाकिस्तान के? आप पाकिस्तान आए और यहाँ पे मुकाबला करते हैं, उनको नलतर लेके जाते हैं। ये तो काम तो आपका दिल चाहता है, लेकिन ये जितने लोगों से, जितने वहाँ पे दोस्त बनाए, बाहर के मुल्कों के लोगों से मिले हो कि वो भी पाकिस्तान आए। अच्छा, जो खूबसूरती होती है ना, जो पहाड़ की खूबसूरती होती है, बर्फ़ की खूबसूरती होती है, वो बाहर के मुल्क में ज़्यादा है या पाकिस्तान में ज़्यादा है? ये पाकिस्तान में ज़्यादा है। पाकिस्तान में ज़्यादा है। अपना मुल्क देखें, हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और हमीज़ को तभी कहते हैं कि ही इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। हमीज़, अभी हमने आपके पैकेज भी देखा, तो हमारे व्यूअर्स के लिए उस तरफ कैमरा में देख के एक दफ़ा ज़रूर ये कह दें, आई एम द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आई एम द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके मुझे ये बताइए कि अब आगे क्या ख्वाब देखा है? आप चाहती हैं कि हमीज़ इसी फील्ड में अभी अपने आप को और आगे लेके जाएं और मुकाबलों में हिस्सा लें? हमीज़ के साथ इसकी बहन भी है, मेरी बेटी भी। मैं चाहती हूँ दोनों आगे साथ साथ ही जाए इंशाल्लाह, क्योंकि स्पोर्ट्स में मेरा ख्याल है कि इनका मुस्तकबिल स्पोर्ट्स में अच्छा रहेगा। तो मेरी कोशिश भी यही है कि दोनों को मुख्तलिफ गेम्स में, अभी इस साल इनके समर कैंप्स में स्पेशल ओलंपिक्स की तरफ से स्विमिंग वगैरह की ट्रेनिंग दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन आई थी हमीज़ की भी उस वक्त और तहमीना की भी फर्स्ट पोजीशन थी। तो मैं चाहती हूँ मुख्तलिफ खेलों में ये आगे बढ़े और मुस्तकबिल में ये एक अच्छे मतलब कोच अच्छा, बने। आपने इनकी पर्सनालिटी में, इनकी शख्सियत में कोई तब्दीली देखी जब ये बाहर से कम्पीट करके आए? अब इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो गई है, कॉन्फिडेंस आ गया, क्या तब्दीली आपने नोटिस की? बहुत तब्दीली मैंने देखी, एकदम चेंजिंग आ गई इनमें। जब ये बाहर गए, बाहर के अलावा जब ये नेशनल सतह पे इनकी ट्रेनिंग मतलब हो रही थी, तो उस वक्त ही इनमें चेंजिंग आएगी। अच्छा, बिल्कुल आई थी। तो जब ये बाहर गए, बाहर से तो एकदम ही चेंज हो गए थे। मुझे नहीं लगता था कि कहीं से वो बचपन में याद करती थी, तो मुझे नहीं लगता शायद वो मेरा ख्वाब है। यानी वो डरे डरे सहमे, हर चीज़ में आपकी तरफ देखना, वो चीज़ को छोड़ के अब एतमाद ज़्यादा आ गया। बिल्कुल, वो बिल्कुल मुझे नहीं लगता था शायद वो मेरा ख्वाब है। अभी बिल्कुल चेंज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी उन वालिदैन को जो अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करो, कोई आपने स्पोर्ट्स नहीं करना, कुछ नहीं खेलना, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फर्स्ट आके दिखाओ। तो जिली आपने हमीज़ में महसूस की जब वो स्पोर्ट्स करते हैं, जब वो जीत के आते हैं, जब वो कम्पीट करते हैं, क्या कहना चाहेंगी पेरेंट्स को? मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले ये है कि बच्चों में मैं स्पेशल बच्चों की तरफ जाती हूँ। अक्सर वालिदैन कहते हैं कि हमारे बच्चे स्पेशल नहीं है, हालांकि थोड़ी बहुत उनमें कमज़ोरी होने के बावजूद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे बच्चे स्पेशल नहीं है। एक टाइम उनके मतलब सामने आता तो वो बच्चे खुद समझते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, हम नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं चल पाएंगे। तब पेरेंट्स के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और बच्चों के लिए तब आपको चाहिए होता है हौसला। तो मैं समझती हूँ कि शुरू में ही ना पेरेंट्स यहाँ पे बातचीत ज़रा गर्मा गर्मी हो गई है, ऐसी सूरत हाल में जो शख्स चुप रहता है, बात को नहीं बढ़ाता, वो ही असल में दाना है। और इस तरह की बहुत सारे आपको अक़वाल ज़री भी मिलेंगे, अहादीस भी मिलेंगी जिसमें कहा जाता है कि अपने गुस्से को काबू में रखो। और वही शख्स जो अगर हक़ पर भी है, बात को ना बढ़ाए, अगले को माफ़ कर दे, असल में उसके लिए बहुत ही खैर और आफ़ियत है आगे। लेकिन अब इसको कई तनाजुर से भी देखना ज़रूरी है। कुछ लोग बुली भी होते हैं, कुछ लोग अगर कमज़ोर हैं और वह वाकई चुप साध लेते हैं, बात को बढ़ाते नहीं हैं, तो देखा ये भी गया है कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग हैं वो इन पे हावी हो जाते हैं और इनसे अपनी बात मनवा लेते हैं। कभी इनके साथ इनके चुप रहने की वजह से ज़्यादा ज़्यादती भी हो जाती है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम कैसे गेज करें कि किस मौके पे
हमें चुप रहना है और किस मौके पे हमें अपने लिए आवाज़ उठानी है। आज हमारा यही टॉपिक है और ख़ास तौर पे ख़वातीन अपनी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, कभी कभार हम मसलहतन जब चुप रहते हैं तो लोग कहते हैं ये तो बड़ा चालाक है, बड़ा घुन्ना इंसान है, उस वक्त इसने कुछ नहीं बोला और पीछे जाके इसने कार्रवाई कर दी। तो कब चुप रहें और कब आवाज़ बुलंद अपनी जो मुखालफत है, अपना जो प्रोटेस्ट है, उसको रजिस्टर कराएं। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। एक पैनलिस्ट थोड़ी देर से आ गई हैं तो वो ज़रा दूर बैठी हैं, अभी वो पैनल को थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, लेकिन जो हमारे साथ बैठे हैं माइक्ड अप हैं, ज़रा उनका इंट्रोडक्शन हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर इकबाल आफरीदी और साइकियाट्रिस्ट, डिपार्टमेंट हेड हैं आप जी डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज एट द JPMC। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल फॉर बीइंग है। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं द वन एंड ओनली, द वेरी फेमस मिसेस खान। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसी हैं आप? ऐसी हूँ कि इस वक्त मुझे अभी तक टाइम नहीं मिल रहा, मुझे पूरी दुनिया से कॉल आ रही है। अच्छा मुझे बताएं, आज जरा टॉपिक से पहले थोड़ी आपसे छेड़छाड़ हो जाए, क्योंकि आपसे जरा मोहब्बत का, दोस्ती का भी तो रिश्ता है। बात नहीं, आपको लगता है कि उस वक्त चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है शायद? हाँ, बाज़ औक़ात मसलहतन भी आप चुप रहें और बाज़ जगह ऐसी बातें होती हैं कि चुप रहना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप मुझे टॉन्ट करें या मेरे बारे में पूछ रही हूँ, देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल भी नहीं आपको टॉन्ट करी, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि मेरी नेचर बचपन से हम लोग ऐसे हैं, लाइक माय फादर वाज लाइक दिस। अब कहा जाए कि वो दिल में कोई चीज़ नहीं होती थी उनकी, एट वंस ही यूज्ड टू erupt एंड ही यूज्ड टू से व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन, ही यूज्ड टू एट वंस से। जैसे मैं ना, मेरे दिल में होती है ना कोई बात, मैं एकदम बोल देती हूँ, बट आई डोंट हैव एनी ग्रज, आई डोंट हैव एनी वेनम। मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं होता, मैं बस कह देती हूँ और मेरा दिल क्लियर हो जाता है। मैं और औरतों की तरह नहीं हूँ। मीसनी एक वर्ड सुना होगा कि वो बड़े दिल में रखते कदूरत और फिर वो दूसरों। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, इस पे जरा हम खास बहस करेंगे, बल्कि बहस क्या, इसको जरा डिस्कस करेंगे कि वो जिसको हम एक तरफ कह रहे हैं कि मसलहतन चुप हो जाना ज़रूरी है या अच्छा है, उसको कभी कभार लोग कहते हैं ये तो बड़ा मीसना है। ये मीसना क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मिसेस खान, आई वांट टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड, आप जब यहाँ पे नहीं भी थी तब भी मैंने ये बात कही थी। मुझे ऐसा लगता है कि यू वर कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि एक पूरी गुफ्तगू में से एक ख़ास टुकड़े को निकाल के उसको वायरल किया गया, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी। जो बात आप कह रही थी शायद लोगों को गिरा आपके अल्फाज के इंतखाब से लगी, या ख़वातीन, वो ख़वातीन जो समझती हैं कि भाई उनके दिल पे ये गुजरी भी है बात कि गरम रोटी और घर की सफाई, इन्हीं चीज़ों पे जब झगड़े होते हैं। लेकिन आई फील आपने बात सही भी की है। दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन माय हाउस राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड व्हेन आई वाज being raised by my mother। तो मैंने देखा जब हमारे वालिद अल्लाह बख्शे हॉर्न बजता था तो वो उनकी सब चीज़ें तैयार होती थी। हमारे उस ज़माने में गरम सालन दोपहर को भी बनता था, कॉन्सेप्ट नहीं था फ्रिज में रख रख के खाओ, नहीं था। आई फील जिस तरह मैंने इसको कंक्लूड किया था अपनी एक और कॉन्वर्जेशन में, मुझे लगता है हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि गुज़िश्ता 10 सालों में, 20 सालों में हमारी ज़िंदगियाँ बहुत तेज़ी से तब्दील हुई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद पिछली जनरेशन, हमारी मदर्स की जनरेशन, मिसेस खान की जनरेशन तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, आज वो नॉर्म बन गई हैं। तो हम एक ऐसे दौराहे पे एज अ सोसाइटी खड़े हुए हैं जहाँ पे मुख्तलिफ आरा के लोग एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हर एक को अपनी बात कहने का हक है, और ये मैं अक्सर बात कहती हूँ कि कंजर्वेटिव्स तो अपनी बात कह के बेचारे बदनाम हो जाते हैं। जो लिबरल्स हैं ना, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, उसमें सबसे पहला जो कलीदी नुक्ता है वो ये होना चाहिए कि आप अगले की बात को सुने और समझें, चाहे वो आपकी राय से कितनी ही मुख्तलिफ क्यों ना हो। जब आप आउट राइट कंजर्वेटिव थाट को रिजेक्ट करते हैं, दैट इज़ अ फॉल्ट एट योर पार्ट एज वेल। तरह खुले जहन से, खुले दिल के साथ अगले की बात सुने। अच्छा जी, आज हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। डॉक्टर इकबाल, एज आवर अदर गेस्ट जॉइन्स अस, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब लोग आपके पास आते हैं और ये बात की कंप्लेन करते हैं कि मेरी कोई सुनवाई नहीं होती, वो शख्स अपना वर्जन आपसे बयान कर रहा है, उसमें कितनी सदाकत है, ये आप कैसे तायुन कैसे करते हैं? उसका हम अंदाज़ा लगाते हैं। इस सिर्फ एक स्टेटमेंट पे हम कुछ असेसमेंट नहीं करते, बल्कि उसके कई पहलू देखते हैं कि वो मौका क्या था, क्या बात हो रही थी, सामने वाला कौन था। तो देखिए, जब भी बात की जाए तो बात उस वक्त की जाए जिसमें खुद को या दूसरों को उससे फायदा हो। अगर बेहतर बात क्रॉस चेक करते हैं। हाँ। जैसे एक खातून आए, वो आपसे कहे कि जी ना मेरे बच्चे सुनते हैं, ना मेरे हस्बैंड सुनते हैं, घर में मेरी कोई आवाज़ नहीं है, और पता चले कि घर में वो माशाल्लाह घन घरज के साथ सुनी जा रही हैं, तो आप ये कैसे पता लगाते हैं कि वो सही कह रही हैं या शी स्टिल फीलिंग अनहर्ड?
वो फिर अंदरूनी तौर पर हम उससे खोज लगाते हैं। यही हमारी स्किल है कि एक तो पूछते हैं क्या हाल है, सब क्या खैरियत है, लेकिन हम अंदर से कुरेते हैं कि आप अंदर से तबीयत कैसे महसूस हो रही है, बोझल है, उदास है, या जो है गिले हैं, शिकवे हैं, उसको फिर हम वेंटिलेट कराते हैं, निकालते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उस वक्त क्या हालत होती होगी और अब जो रिप्रेजेंट कर रही है क्या उसमें मासलत है या नहीं है। अच्छा, आज जो अब हमें कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन कर रही है, हमारे साथ मौजूद हैं सलमा ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमा, ये जो गुफ्तगू हो रही है इसी का सिरा आपसे जोड़ते हैं। मुझे ये बताइए कि हम अक्सर अल्फाज का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी हम बोल बहुत कुछ रहे होते हैं लेकिन हम कह नहीं पा रहे होते जो दिल में है। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होती है और उस टाइम के लिए ही ये लफ्ज़ कहा गया है, एक चुप 100 सुख। हाँ। क्योंकि उस टाइम आप गुस्से में भी होते हैं या कुछ इतनी एंजाइटी हो चुकी होती है बातों की कि आप सही अल्फाज का चुनाव नहीं करते, अगले तक अपना पूरा मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे होते। मुझे तो लगता है अक्सर आप कुछ कहने के लिए जा रहे होते हैं और अगले के चेहरे के तासुरात देखकर ही आप चुप हो जाते हैं मिसेस खान कि अब तो ये जरा सी बात कही तो ये फ्यूल में ना आग लगाने वाली बात है, अभी मुझ पे ही मलबा गिरेगा। लेकिन एक बात बताऊं, आजकल मेरा ख्याल आपका एक नौकर भी होगा ना, वो आपको कन्वे करेगा अपनी पूरी बात। अब वो माहौल नहीं हुआ है कि अब आप अपने बड़ों से इतना डर रहे हैं, नहीं, वो खौफ ख़त्म हो गए। जैसे हम अपने ज़माने में जैसे हॉर्न सुनते थे अपने वालिद का तो अपने अपनी जगहों पे बैठ जाते थे कि अब शिकायत लगी, अब पड़ जाएगा एक अब्बा से। हाँ। तो अब ये है कि अब बच्चे आपके, अब आप देखें हाउ बोल्ड दे आर वेरी बोल्ड नाउ। तो वो अपनी पूरी बात आपको समझाएंगे, आप तक लेकर जाएंगे और आपको बताएंगे दिस इज व्हाट दे वांट एंड दिस इज व्हाट दे डोंट लाइक। चाहे हम उसको लाइक करें या डिसलाइक, बट वी स्टिल हैव टू ओबे देम, वी स्टिल हैव टू लुक फॉरवर्ड। अच्छा, एक बात समझ नहीं आती कि जो मेल पर्सपेक्टिव है इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हम आदमियों की बात करें और अक्सर हम उनको एक डब्बे में डाल देते हैं कि जी इनकी तो इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं है, इनको कब चुप रहना है, कब गुस्सा करना है, इनको पता ही नहीं है। लेकिन यही मर्द हजरात होते हैं, इनको अपने ऑफिस में सब कुछ पता होता है। सलमा, बॉस अगर गुस्से में है तो चुप हो जाओ, बीवी अगर गुस्से में है तब क्यों नहीं चुप होता है? घर की मुर्गी दाल पर आता है। तब मुकाबला चल रहा होता है, तब देखिए दो चीजें आ रही होती हैं। एक ये कि बीवी को आगे से बोलना नहीं चाहिए, कोई सुनता है, बच्चे देख रहे हैं, नौकर, सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ है कि आपको पता है जब ऑफिस के अंदर गुस्सा चढ़ा होता है और बात आपकी गलती नहीं होती और आपको अगले से सुनना पड़ता है तो वो आपका बॉस होता है। ऐसा नहीं है कि आपके अंडर जो काम करने वाले हैं आप उनकी बात बर्दाश्त कर रहे होते हैं, उनको बात करने के बाद, डांटने के बाद एक ईमेल कर रहे होते हैं बॉस को कि इन्होंने ये गलती की है या मेरे साथ बदतमीजी। अब तो आप सबऑर्डिनेट्स की बात भी सुनते हैं। देखिए वर्क कल्चर भी बदला है कि आप बॉस ही क्यों ना हो, अगर आप बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में, इट इज़ अगेंस्ट द वर्क एथिक्स। आपको अब समझाया जाता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट से भी क्या बात कर सकते, क्या नहीं कर सकते। डॉक्टर इकबाल, ये इंटेलिजेंस हम अपने घरों में क्यों नहीं ला पा रहे हैं? हाँ, लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगा कि अब कम्युनिकेशन के ज़राए और मोड्स चेंज हो गए हैं। पहले लोग खामोश होते थे तो अब तो ये है कि आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को भी SMS और ईमेल कर देते हैं और वीडियो बना के वायरल भी कर देते हैं। तो लिहाजा कम्युनिकेशन के तरीक़ेकार और हाँ उसमें ये खत्म हो गया, क्योंकि डायरेक्ट बैरियर ख़त्म हो गए ना। बैरियर आप डायरेक्ट वो करते हैं। पहले तो आप सीनियर से बात करते हुए एहतमाम, अल्फाज का चुनाव, कैसे लिखें, अलकाब वादाब, ये सब। अरे भाई, लिखने में 100 दफा सोचते थे कि भाई अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दिए सतर तो फिर ये सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगी। चीज ये भी रहेगी है मियाँ बीवी की, ये जो हम ऑफिस की बात कर रहे हैं या इतने ऊंचे उस पर बात करें, अगर घर में आपकी लड़ाई और आप बेगम ये कहती है मैं खामोश हो गई, मियाँ कहता है मैं खामोश हो गया, मैंने बात ही नहीं करनी, लेकिन वो मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस जा रहे होते हैं जो हमेशा गलत इंप्रेशन दे रहे होते हैं। हाँ। आपकी बात सही तरह कन्वे नहीं हो रही होती है। ये जो मैं कह रही हूँ ना कि बात कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से सहमत हैं। जब आप गुस्से में या एंजाइटी में होते हैं बहुत ज्यादा, जब आप तकलीफ में होते हैं तो आप वो बातें कह नहीं पाते जो आपके दिल के अंदर होती हैं। और मिसफायर कर रहे हैं। बिल्कुल मिसफायर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक इमेजिन कीजिए कि एक शख्स है जिसको झुंझलाहट आ रही है, जो बहुत गुस्से में है, उसकी 100 ग्रीवियंसेस हैं एक बंदे के साथ, जो असल नुक्ता है उसके बजाय इधर उधर की हवाई फायरिंग ज्यादा हो रही होती है। जी हाँ, पुरानी बातें खास तौर पर जो कहना हम चाहते हैं कि जो भी बात की जाए, अगर कोई इनकार भी करना है या कोई अपने एहतजाज भी करना है तो इतने शाइस्ता अल्फाज से हो, जिस तरह से आप देखते हैं ना कि हमारे यहाँ अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो इतने अलकाब आदाब के साथ कि हम रिग्रेट करते हैं। हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल है। आपको अगर वहाँ नौकरी से भी निकालते हैं तो कहते हैं यू आर वेरी कैपेबल पर्सन बट अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ योर कैपेबिलिटी, देयरफॉर इट इज़ रिग्रेटेड। लगता है आपकी तारीफ कर रहा है। बिल्कुल,
यानी इतने प्यार से मखमल में लपेट कर आपको जूता मिलता है। इससे आपको ये एक चीज रह जाती है, वही पेपर आप जब घर में दिखा रहे होते हैं, वरना नॉर्मली घर में से कोई भी है, बड़ा भाई है और तो और जो बेगमात बहुत बोलने वाली क्या तुम्हारी गलती है, हाँ। तो फिर वो उस पे वहाँ वो पेपर दिखाया जाता है, मेरी गलती नहीं है, उनके पास जगह नहीं है या वो अभी अफोर्ड नहीं कर पाए, 100 तरह की चीजें। अच्छा, लेकिन इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बची और आपको अपने आप में एतमाद आपका रहता है। इसको बिल्कुल ऐसे ही इमेजिन कीजिए कि अगली दफा आप किसी पे गरजने बरसने वाले हैं, उससे पहले सोचिए कि क्या आप ये चीज़ ऑफिस में करते हैं, अगर ऑफिस में नहीं तो क्या आप अपने इन लॉज के सामने, जिससे भी आपको डर है, भाई पास पड़ोस के लोग हो गए, किसी पे अच्छा इंप्रेशन बनाना है, कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, आपने जिसको भी ये दिखाना है कि मैं कितना शाइस्ता इंसान हूँ, वैसा ही रवैया प्लीज उनके साथ भी रखिए जो आपके घर के करीब होते हैं, आपके साथ दिन रात का उनसे ताल्लुक होता है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे जरा बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्रा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आज में थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैं दोनों खवातीन को और तमाम मेहमानों को सलाम करना चाहता हूँ और मैं मिसेस खान के लिए कहूँगा कि मैं उनकी जो उनके व्यू है उसको फुल सपोर्ट करता हूँ। ऑल्सो मैं हमेशा, आपको पता है कि वुमेन्स राइट का हमेशा हामी रहा हूँ, लेकिन देखिए सीधा आप खुद भी माशाल्लाह मतलब मॉडर्न भी हैं, मॉडरेट भी हैं, आप खुद भी कभी आपने मिसगाइड लोगों को नहीं किया। आपने खवातीन को बताया कि आप अपनी ठीक है आज़ादी की बात करें, अपनी राइट्स की आपकी थिंकिंग जरूर करें, लेकिन यू हैव सम बाउंड्री। इसको आप हमारे रूल डिफाइन किए हैं कि क्या मर्द का रोल है, क्या औरत का रोल है, तो ये जरूरी है हमें बात समझना, ना कि एक बागियाना रवैया इख्तियार कर। ऑन अ लाइटर नोट, मैं देख रही हूँ कि सब मर्द हजरात की फेवरेट हो गई है मिसेस खान, ऐसा लगता है कि उनका केस प्लीड किया है मिसेस खान ने, है भाई? ये बात बिल्कुल सही करिए, लेकिन देखिए मैं बायस नहीं हूँ। आप ये बात समझते कि हमें कोशिश करनी चाहिए, हम किस माशरे में रहने, किस सत्ता हमारी अकदार क्या है, हमें इसको पामाल नहीं करना चाहिए। अब अगर वेस्ट की आप बात करती हैं, जिन्होंने जो माई बॉडी माई रूल्स वाला उसूल अपनाया, उनकी आप खवातीन की बेहरमती, उनकी तबाही देख लें आप। लेकिन अच्छा देखिए, गुफ्तगू किसी और तरफ चली जाएगी या लेकिन मुझे ये बताएं कि अपने लिए सारे वो रूल्स चाहिए जो मिसेस खान कह रही हैं, जो अम्मी कह रही हैं, और यानी खवातीन पे, घर की जो खातून है उस पे ये लागू, और अपने लिए सारी आजादी भी चाहिए। मैं तो टोटली इस बात पर अगर आप मेरी बीवी से कुछ बात करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा किसी दिन, अगर आप मौका दें हमें प्रोग्राम बुलाने का। लेकिन देखिए मैं तो थ्रू आउट बहुत सारी होस्ट मुझे जानती है, मैं आई ऑलवेज रेस्पेक्ट। मैं एक बात बताएं, क्योंकि आज के टॉपिक पे आते हैं। अभी आपने भाभी का भी जिक्र किया, अगर भाभी कभी गुस्से में हो तो आप चुप हो जाते हैं या आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सामने रखते हैं? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज ये बात सीख ली है कि आपने वो मुहावरे वाला प्रोग्राम किया था ना, हाँ जी, तो चुप 100 सुख, तो मैंने आज ये रियलाइज कर लिया, मैंने जो गलतियां की है, मैं समझता हूँ कि चुप रहना, बाज़ वक़्त ओवर रिएक्ट ना करना आपके लिए बहुत बेहतर साबित होता है, कई जगहों से फसाद से बच जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैंने गलती की है तो आज मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ उसको, और सीधा ये टोटली एग्री, एक चुप 100 सुख। थैंक यू सो मच याया फॉर कॉलिंग इन। और जिस तरह कहते हैं, एक बड़ी जबरदस्त सेइंग है दैट आई वांट टू शेयर ओवर हियर, कि अगर जिस बात पे भी आपको गुस्सा आ रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर इन 5 years फ्रॉम नाउ, देन डोंट स्पेंड इवन मोर देन 5 minutes ऑन इट। यानी आज झगड़ा हो गया इस बात पे कि तुमने इंटरनेट ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, तुम फोन पे लगे हुए हो, या तुमने मेरी कमीज पहन ली, जो बहनों में लड़ाई हो जाती है। अगर 5 साल के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो आज उस पर झगड़ने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन डॉक्टर इकबाल, आप क्या कहेंगे कि ये बातें हम जब बाद में कर रहे होते हैं तो बड़ी हम सारे मुदब्बिराना राय के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जब उस वक्त गुस्से में होते हैं ना, ये बातें याद नहीं रहती, उस वक्त क्या करें? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये भी कहना चाह रहा था कि वो अगर पहले तोलें फिर बोलें। एक खास तौर में अप्लाई करना चाहता हूँ कि जब आप SMS कर रहे हैं उल्टी सीधे, उसको 2-3 बार देख तो लें कि उसके बाद फिर वापस नहीं आएगा। अरे 2-3 दफा क्या, हम तो 15 दफा देखते हैं। आपने व्हाट्सएप पे नहीं देखा, टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग, फिर कुछ नहीं आया, टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग, कुछ नहीं आया, वो हम लिख के डिलीट ही तो कर रहे होते हैं। लेकिन अब जब ऐसे मौके होते हैं तो देखें, दोनों इंतहा ठीक नहीं है। हम तो उसकी साइकोमोटर जो एक्टिविटी देखते हैं कि उसके जेस्चर कैसे हैं, हाथ के, गुफ्तगू के, चेहरा, बैठने का स्टाइल, तेज़ी, ये सारा हम देखते हैं। तो उस वक्त में हम ये कहते हैं कि ये भी नहीं है कि आप हमेशा ही खामोश रहें, इसलिए कि बार बार हर जगह खामोश रहना भी ठीक नहीं है, आगे चलकर वो जमा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर इकबाल। एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, मैं वापस आऊँगी, बात करूँगी। आपने मोटर स्किल, साइकोसोमैटिक, उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उस पर बात की। जब हम शदीद गुस्से की हालत में हैं और अगर हम खामोश हो जाएँ, उस गुस्से को अपना चैनल आउट ना करें, तो उसके बॉडी पर क्या असरात पड़ते हैं और ख़ास तौर पर लॉन्ग टर्म पर क्या असरात पड़ते हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अगर गुस्से की हालत में चुप रहा जाए तो फिर उसके आपकी बॉडी पे, आपकी फिजिकल वेल बीइंग पे क्या असरात होते हैं? क्योंकि गुस्सा लाइक ऑल अदर इमोशंस आपके अंदर कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है और इसकी वजह से हम अक्सर अपने आप से खफा होने लगते हैं कि भाई मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। लेकिन जब गुस्से की कैफियत में हो तो खामोशी से आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, और अगर आपने उस गुस्से को और मज़ीद हवा दी या उसको पेंट आउट करने के लिए कुछ बोले तो उसका आपकी बॉडी पे क्या असर होता है? दोनों सिचुएशंस बताइए डॉक्टर। हाँ, इससे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, पहले तो ये देखा गया कि ज़्यादा मसाइल इससे नहीं हुए कि बिगड़े हुए लोगों ने बगावत की, बल्कि शरीफ लोगों के खामोश रहने से भी मसले बढ़ते हैं। तो दोनों एक्सट्रीम ठीक नहीं है। ये देखा गया है कि अगर आप अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार ज़ुबान से नहीं करते फिर जिस्म में कन्वर्ट होते हैं। वो कहते हैं कि हरी वरी एंड करी लीड टू एब्डोमिनल प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। इसी तरह से जब हमारे यहाँ यानी अपनी राइट्स के लिए आप शाइस्तगी से बात न करें, बार बार खामोश रहते हैं, तो फिर दूसरे जिस्म के अज़ा को रुला देती है, जैसे अल्सर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, या इवन स्किन में जो है वो देखें कि लफ्ज़ जो अंग्रेजी का है डिसीज, ये जो आप कहते हैं ना कि बीमारी, डिजीज, इज बेसिकली उसको ब्रेक डाउन करें तो डिस ईज। जब आप ईज में नहीं हैं तो आपकी कोई ना कोई उसका एक रद्द-बदल। खवातीन में खासतौर पर हमारे यहाँ, मैं जिन्ना हॉस्पिटल में होता हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो कन्वर्जन, जिसको हम हिस्टीरिया पुराना नाम था, या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, उस शक्ल में आते हैं। जब वो अपने मुंह से इजहार नहीं करती तो जिस्म से इजहार करती हैं वो। तो लिहाजा हमें चाहिए कि दरमियाना रवैया रखें। उनकी सेहत पे उसका एक असर होता है, जो वहाँ पे बात हो रही थी। एक कॉलर हमारे साथ हैं डॉक्टर इकबाल, उनसे बात करके मैं मिसेस खान आपके पास आना चाहूँगी कि अक्सर जब आप खामोश हो जाते हैं तो या तो खामोशी ये है कि आप बिल्कुल शांत, सुकून, चैन में आ जाएं, लेकिन जो जहन में अगर मुकालमा जारी है तो वो खामोशी नहीं है। उस पर फिर बात करेंगे जी। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? कहाँ से बात कर रही हैं? मैं करीमा इमरान बात कर रही हूँ, लाहौर बहरिया टाउन। क्या हाल चाल, क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। थैंक यू। और खामोशी के ऊपर आप बात कर रही हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि खामोश रहना मसलहतन तो बहुत अच्छी बात है। जैसे वालिदैन के सामने अगर वो डांट रहे हैं तो हम खामोश हैं, अगर सास ससुर डांट रहे हैं तो खामोश हैं। मगर बाज़ औक़ात ये खामोशी जो है जानलेवा भी साबित हो जाती है। बिल्कुल सही। अगर बात अपनी जरूर कन्वे करनी चाहिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मगर टाइम के साथ, क्योंकि हम इतना ज्यादा, शायद हम 20 साल पुराने थे तो हमें सुनने की इतनी आदत थी, हमारे घर से ऐसी तरबियत थी कि आगे से जवाब नहीं देना है। मुझे बताएं कि मसलहतन खामोश, या ये जो लंबी खामोशी, इसका आपने पर्सनली कोई नुकसान उठाया? बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। खैर, मैंने अपनी सेहत पर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा जिंदगी दे दी, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने पढ़ाना है। और मैंने बहुत माशाल्लाह 8 साल पढ़ाया, तालीम दी बच्चों को, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। मगर खैर उसके बाद वो एक चीज के जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। खैर जॉब छोड़ भी दी, मगर वो जो घरेलू क्राइसिस होते हैं ना, वो आपकी बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। और इवन मैं बहुत ज्यादा बीमार रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, मगर मेरे वालिद की तरबियत थी, अल्लाह से बहुत लौ लगा दिया। शायद मैं समझती हूँ कि वो खामोश रहना, वो इज्जत देना, मुझे आज उसका फल मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया मिसेस खान। यहाँ पे वो मसाइल आते हैं, जैसे आपने पहले भी गुफ्तगू की ना, तो लोगों की शायद आपसे नाराज़गी यही थी कि इसी तरह की सिचुएशंस या बैकग्राउंड से जो ख़वातीन थी वो ज़्यादा नाराज़ होती थी, जिन्होंने आपकी बात मानी है, या वो यंगस्टर लड़कियां जिन्होंने देखा कि जी अम्मी हमेशा खामोश रहती थी, लेकिन आज फास्ट फॉरवर्ड 30 ईयर्स अम्मी बीमारियों का गढ़ बन गई हैं। अब आप ये जो तवाज़ुन है कि अपने दिल की बात भी कहें लेकिन दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली भी ट्रीट करें, इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप खुद लोगों को एडवाइस दें। देखिए, अब 30 साल बाद उनकी अम्मी बीमार हो गई, 30 साल बाद व्हाट डू यू थिंक कि इंसान की वही एनर्जी रहती है? नहीं, उसमें बीमारियां आ जाती हैं 30 साल बाद, मतलब 30 इयर्स बाद। एंड नाउ शी इज 60। व्हाट डू यू थिंक? आई एम 67 जी, आई एम 67। लेकिन वो अपने लिए जिंदगी, तो बीमारियां हैं ना। आप देखें, एक तो नेचुरल ट्रांजिशन होता है। मैं यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ कि जब आपने लड़कियों को जब मशवरा दिया कि भाई तुम चुप रहो, सिर्फ रिस्पेक्टफुली कहो, आगे से कुछ बात मत करो, लेकिन यहाँ बात नहीं करो, कन्वे तो करो ना, व्हाटएवर इज देयर इन योर माइंड, रिस्पेक्टफुली करो। हाँ, आप उसको क्यों नहीं करें? हम इतने ऑर्थोडॉक्स तो नहीं है, इतने इलिटरेट तो नहीं है। इसी पे तो नाराज हुए लोगों ने, समझा कि आपने उनको बड़ी ऑर्थोडॉक्स एडवाइस दे दी है। देखिए, नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा
समझने में भी गलती हुई है। अब आपको मेरे पहनने ओढ़ने से या मेरी गुफ्तगू से ऐसे लगता है कि आई एम सो ऑर्थोडॉक्स, या आई विल आस्क वुमेन नॉट टू गो फॉर हायर स्टडीज, आई विल आस्क वुमेन कि आप काम ना करें, आप फैशन ना करें, आप पहने ओढ़े ना। हमने ये कहा था कि हमने अपनी माँ को इस तरह करते हुए देखा है, और वो लेगेसी, वो चीज़ जो है हम भी वही चीज़ कैरी कर रहे हैं। हमारा शौहर भी आता है तो हम उसको गरम रोटी देते हैं। अगर आप नहीं दे सकती, आप पिज़्ज़े मंगा के रोज दें डिफरेंट किस्म के, बस ख्याल कर लें, आप बर्गर्स आप 10 किस्म के दिन में लाएं, रात को पिज़्ज़े लाएं, या फिर चाइनीज, या देयर सो मेनी अदर थिंग्स। आप 4-5 दिन ये रोजाना करके देखें और कहना अपने हस्बैंड, आज मैंने ये पिज़्ज़ा मंगाया, ओ सॉरी आज मैंने तो बर्गर्स मंगा दिए, ओ सॉरी आज आई डाइन करूंगी देयर इन चाइनीज, सॉरी आज आई हैव नॉट कुक्ड एनीथिंग। आप ऐसा करके देखें, फिर देखें अपने मियाँ का मूड। वो होगा ये कि वो महीने की तनख्वाह जो है ना 10 तारीख को खत्म हो जाएगी, और उसके बाद अगले 20 दिन आपको घर में ही दाल चावल बनाने पड़ेंगे। This is what was my, this is what I meant। अच्छा, रोटी से तो आप कभी तंग नहीं आएंगे, आप वेरिएशंस करें अपने सालन में, खाने में, और आप रोटी के साथ टू आवर टॉपिक अगेन। सलमा, एक कॉलर भी हमारे साथ है, लेकिन आई डू वांट यू टू कमेंट ऑन दिस कि खवातीन जो ये फील करती हैं कि भाई खामोशी का जो अजर है वो 20 साल बाद मिला, लेकिन जो उसकी कीमत अदा करनी पड़ी वो अपनी सेहत थी, अपनी वेलबींग थी, खुश रहना भूल गए, जिंदगी को एंजॉय करना भूल गए। ये बहुत बड़ी कीमत है। ये चीज़ मुझे आज तक नहीं समझ में, ये मेरा अपना भी क्वेश्चन है। जैसे मेरी लाइफ आपके सामने है, जैसे अभी इन्होंने बात की है, उनके सांस से बात करने के अंदाज से आपको समझ में आती है। मुझे एक बात बताएं, एक लड़की जो आती है खुशियों के साथ सब कुछ, और अगर आगे से हस्बैंड उस तरह नहीं रिएक्ट करता, उतना रिस्पॉन्स नहीं करता, तो उनकी माएँ दुआ देती हैं, अल्लाह मियाँ तुम्हारे बच्चों को खुशियाँ दिखाए, तो तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम्स थी ना उनका जो तुमने सेक्रीफाइस किया तो तुम्हें अजर मिल। वो अजर एक माँ को मिल रहा होता है, उस लड़की को नहीं मिल रहा होता जिसने अपनी खुशियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दी होती हैं, बिल्कुल एक डेड जिंदगी गुजारी होती है। तो यूँ आप अपने आप को नहीं कर सकते। लेकिन जिस चीज़ पे जो हमारा टॉपिक है, जो आपने क्वेश्चन अभी किया था, आप एक बच्चे को देख लीजिए, आपको यहीं पे आंसर मिल जाएगा। आपके पास एक बच्चा हो 3-4 साल का, ठीक है, वो आपकी बात नहीं समझ रहा होता, लेकिन आप उसे बहुत डांट कर नहीं समझा रहे होते, बहुत प्यार से समझाते, कन्वे करते, उसे बताते हैं उसके तरीके। लेकिन जहां वो गलत आपकी बात करने को, आपके प्यार को यूज करना शुरू करते तो आप डांटते हैं, ठीक है, रिएक्ट करते हैं। इसी तरह आपकी जिंदगी है, आप बहुत प्यार से अपने घर के माहौल को ना खराब करते हुए चीजें बर्दाश्त करते हैं, खामोश होते हैं। खामोशी का ये मतलब नहीं कि अगर आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक था, वैलिड था, और आपको दिखता है वो जो अगला बात कर रहा है वो गलत है, आप फिलहाल चुप करके हैं, लेकिन आप प्यार से तरीके से वो बात अपनी दोबारा से करेंगे। ये तरीका होता है। अगर आप नहीं करते, लेट्स सपोज आप नहीं करते, तो आपकी कंडीशन ये हो जाती है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपने ये बताना हो कि इस ग्लास में जूस है, पानी नहीं है, अगला कह रहे नहीं पानी है, फिलहाल आप चुप कर जाएंगे, ग्लास हाथ में पकड़ाएंगे, वो चख लें। थोड़ी देर बाद जब मूड नॉर्मल होता है, फिर आप कहते हैं वो जो हम बात कर रहे थे वो एक्चुअली बात ये थी, मैं कोई बदतमीजी नहीं करी थी, वो जूस था। तो खुद ही रियलाइज कर लेगा कि यार ये इसने मेरा अदब रखा, लिहाज रखा। लेकिन अगर अब आप चुप करके बैठे, जूस था, पी भी लिया, पानी सब मुझे पानी बोलते हैं, दिन को रात को, अब वो क्या आपके अंदर एक जंग और आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं सबसे पहले। और ये मेरे ख्याल में डॉक्टर इकबाल भी इसकी तायद में सर हिला रहे हैं कि अक्सर आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे। जी हाँ, दरअसल एनी एक्सट्रीम इज़ नॉट गुड। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि इंसान और जानवरों में जुबान का भी एक फ़र्क, बाकी फ़र्क तो है ही, इजहार का है ना, अल्लाह ताला ने इजहार करें, लेकिन शाइस्तगी से करें। और देखिए मौके की मुनासबत से क्या आप देख रहे हैं, अगर एक झगड़ा चल रहा है उसमें खामोश रहना, आप देख रहे हैं सामने वाला आपकी नुक्ता नुगाह नहीं समझ रहा है। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम चीज़ जो मैं लोगों को कहना चाहूँगी, जो मैंने बहुत अरसे के बाद सीखी, प्रोफेशनल लाइफ से भी, अदरवाइज भी, अपनी बात पे कायम रहना। यानी आप ये भी नोटिस कीजिए कि अपने जहन के अंदर ये बनाइए कि जिस चीज़ पे आपको गुस्सा आ रहा है, जो चीज़ पे आपने एक स्टैंड लेना है वो क्या है, और फिर उससे इधर उधर ना भटकें। अक्सर ऐसा होता है जब हम बात करना शुरू करते हैं तो हम सारी दुनिया की चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। दिल तो है ना, हाँ दिल। मैं कल परसों किसी से ये बात कह रही थी, मैं कहा हाँ मैं इग्नोर कर देती हूँ चीज़ों को। पहले लोगों को लगता था शायद मुझे तकलीफ नहीं पहुंचती, लेकिन मैंने भी बाद में ये बात रियलाइज की कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आटे की आपने कोई चीज़ बनाई है मिट्टी से और अब वो सूखने पे है, लेकिन वो हल्की सी नम है, अब आप उस पर अंगूठे के निशान डालते चले जाएं, वो दब पड़नी शुरू हो जाती है, उसके निशान आएंगे, उस प्रेशर के निशान आएंगे, ऐसे आपके दिल पे वो निशान रह जाता है। एंड देन अगर इसी मिसाल को आगे लेके जाए, जब वो सूख जाता है ना और तब प्रेशर आता है तो फिर वो क्रैक कर जाता है, फिर वो ऊंचा
आपको आवाज़ भी आती है और उसकी गनगरज भी सुनाई देती है। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी राशिद मलिक बोल रहा हूँ। क्या हाल है राशिद आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, एक आपका टॉपिक है माशाल्लाह खामोश रहने का, और आज कॉलर भी ज्यादा है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक फिलोसफर ने बड़ी अच्छी बात की कि यू हैव 2 ears and 1 mouth, so listen more and less speak. Absolutely, at least twice more. और दूसरी बात एक और भी है साथ साथ जी, कि एक किसी ने कहा कि तुम बोलो ताकि तुम्हें मैं देख सकूं। तो इन दोनों चीजों को अगर कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि इंसान को बोलना चाहिए, लेकिन व्हेन नीडेड, ये जरूरत है। खामोशी एक ताकत भी है। झगड़ा कभी 1 वे नहीं हुआ, 2 वे होता है। आपको खामोशी को जब आप बिलीव करते हैं तो फिर इंसान, लेकिन तब ये होता है जब आप राइट अपने आप को समझें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा राशिद साहब, यहाँ पे जितनी गुफ्तगू हुई है और खास तौर पे जो खामोश रहने की बात की जा रही है, लोग ये समझते हैं ये मशवरा हम खवातीन को दे रहे हैं। आपको लगता है कि मर्द हजरात भी मसलहतन आज के जमाने में खास तौर पे पर्सनल लाइफ में खामोश हो जाते हैं? नहीं होते, होना चाहिए, ये पहले से बढ़ गया है। हाँ, लेकिन दोनों तरफ अगर बोलते रहें तो फिर कभी भी मामला रिजॉल्व नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच फॉर दैट कमेंट, और इसी बात को हम अपने पैनल के सामने लेके आते हैं। मिसेस खान एंड डॉक्टर इकबाल जी, बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो ज़्यादा बोलना और बेतरतीब बोलना ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ खामोशी जो है दिमाग की बेहतरी के लिए और इसके साथ साथ इलाज का तरीका भी है, मेडिटेशन जिसको कहते हैं कि आप खामोश रहें। तो मर्द हजरात सबके लिए बोलते हैं ज्यादा या खामोश वो भी होना आप जानते हैं? नहीं, होना चाहिए उनको, अगर उनको चाहिए चाहिए तो सबको। अब मुझे बताएं, आपकी जितनी प्रैक्टिस रही है, ऑब्जर्वेशन है, आपको लगता है कि मर्द हजरात भी मसलहतन खामोश होते हैं फैमिली घरेलू मामला जो अच्छे समझदार और वो देखते हैं स्ट्रेटेजी? हम तो उनको सिखाते हैं एंगर मैनेजमेंट का तरीका ना, वो एक थेरेपी है कि आप खामोश अगर रह रहे हैं तो वो खामोशी की आपकी फतह है, और वो उसके लिए क्या है कि उसका नुकसान आपके जिस्म पे भी नहीं हो रहा है, अगले पे भी नहीं हो रहा, ताल्लुकात भी खराब नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे एक बड़े इंपॉर्टेंट एंगल पे आना है, और अभी तक बात हो रही है कि जी मसलहतन आप खामोश रहें, लेकिन अगर आप साजिशन खामोश रहें तो क्या होगा? वो जो पीछे वो कमौले का जैसा म्यूजिक आना चाहिए। अब मीसनी आपने शुरू में कहा था मिसेस खान, ये कौन होती है? अब आप ये देखें, अब दिस इज व्हाट माय डॉटर सेज, अम्मी आप अपनी ना लैब में ना कोई ना कोई बात ऐसी कर जाती है कि जो लोग पकड़ लेते हैं। नहीं, मैं तो I wanted to come to this word। नहीं, हम देखें, हम पुराने लोग हैं तो वो अब सोफिस्टिकेशन तो अभी भी नहीं है, और लड़कियों की जुबान में सॉरी टू से वो यार यार करके बात करते हैं। और मुझे याद है कि एक दफा मैंने अपनी फ्रेंड को यार कह दिया था तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी घर में। मुझे भी पड़ी थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ये क्या होता है यार। हाँ, तो इसमें मुझे, लेकिन अब लड़कियां तो यार ही बोलती हैं। कॉलेज स्कूल्स में अब तो ये यार एक कॉमन सा वर्ड है, हो गई ये बात। ठीक है, बहरहाल व्हाट वर यू आस्किंग मी? मैं ये कह रही थी कि एक मीम आजकल बहुत चल रहा है मिसेस खान, जिसमें कहा जाता है खामोशी की जो जुबान है उसको पंजाबी में मीसनी कहते हैं। इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? अच्छा, वो ये होता है कि हम तो इरप्ट कर लेते हैं, हम तो उस वक्त जो टॉपिक होता है उस पर तर बोल कर और वो खामोश हो जाते हैं, एंड देयर इज नथिंग इन आवर हार्ट। वी हैव said whatever we felt, and then we are normal, then suddenly we are normal because we have already erupted, आपने दिल का गुबार निकाल, we have already erupted whatever was there। अब ये होता है कि बाज़ औरतें सुन रही होती हैं एंड वो ग्रास्प कर रही होती हैं और वो उसको कुछ नहीं कह पा रही होती हैं, लेकिन वो लेटर ऑन आपके पीछे वार कर लेती हैं। आपके पीछे दूसरी फ्रेंड्स को आपके पीछे भड़का देती हैं और आपको कहेंगे हाँ ये जो एक जरा मुख्तलिफ पर्सनालिटी टाइप होती है। सलमा, इसको आप कैसे देखती हैं? ये आपके क्या अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दिस फिनोमेना? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखें, मैंने अभी आपसे कहा कि खामोश हो जाना मसलहतन, आप उस टाइम खामोश हुए कि अगले का गुस्सा बैठ जाए या वो किसी और टेंशन में थोड़ी देर नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद आप उसे बताएंगे यार मैं ये बात कह रही थी, ऐसी कोई बात नहीं। ये आ गया हस्बैंड एंड वाइफ का। लेकिन अगर आपकी देवरानी जेठानी है तो आप अगले दिन आराम से भाभी यार ये चीजें बात नहीं, मैं वेंचफुल होने की बात कि जब आप ये चीजें आप क्लियर नहीं करते हैं या आपको उस वक्त समझ में नहीं आती और आप ये गरज पाल लेते हैं कि मुझे ये बोल दिया था कि ये दिन है इस टाइम और एक्चुअली रात थी या शरबत नहीं पड़ा हुआ पानी था, और आप वो ग्रज रख लेते हैं और वो दिल के अंदर जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वो आप पे वार जरूर करेंगे या फिर ये वो ग्रज पालेंगे। एक तरफ या आपकी बीमारी शुरू हो जाएगी, अगर आप नेगेटिव पर्सन हैं
आपको अपना आप कहीं मनवाना है, आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, तो आप फिर उसके बाद ये इंतजार करते हैं कि कहीं बाहर गए। और ऐसे लोग आपकी लाइफ के आप हैं और आपने एक तरह से अपनी अना का मसला बना लिया है, वो आपकी आप शिकस्त नहीं कबूल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अच्छा जी आज तेरी तो फिर कल मेरी बारी आएगी जरूर। ये बात बिल्कुल सही है। और ये चीजें ऐसा नहीं कि आप उन लोगों को पहचान नहीं सकते, वाइब्स आती हैं लोगों से, उनके अंदाज से पता चलता है, उनकी सिंसियरिटीज दिखती हैं। आप एक ही खानदान के अंदर रहते होते हैं, 3-3 4-4 भाभियां दरानियां जेठानियां होती हैं, लेकिन ये है कि आपकी किसी एक से बहुत बन रही होती है। ये नहीं कि आपने कोई पार्टी बाजी की होती है, आपको उससे एक अच्छी वाइब आ रही होती है, वो आपको अपने लिए सिंसियर लग रही होती है। थोड़े अर्से बाद आपकी उनसे लड़ाई हो जाती है, मेरी हर बात पे खामोश हो जाती थी, इन्होंने मेरे पीठ पीछे वार किया या मेरी तरफ से सास को भड़काया। तो इस तरह की ये चीजें चलती हैं, लेकिन आपको हर चीज में थोड़ा सा मोहतात होकर चलना पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ भी। और देखना, एक चीज़ आपसे कहूँगी जो आपके टॉपिक के ऊपर है, कोई भी रिलेशन है किसी भी, अगर आप चाहते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो, बहुत देर तक चले, देर पा चले, तो एक टेबल, हम जब टेबल टेनिस खेलते थे तो हमें एक एक्सरसाइज करवाई जाती थी, वॉल के सामने खड़ा कर देते थे और बॉल के साथ पिंग पॉन्ग हम खेलते। अक्सर ये मैं अपनी फर्स्ट ईयर की बात आपको बता रही हूँ कि जब मुझे अक्सर बॉल मिलती थी तो मैं जब खेलती थी तो ऑटोमेटिकली आप तेज खेलना शुरू करते थे और उसमें आपको चिड़चिड़ाहट भी चढ़ती है। तो मेरे कोच पीछे से कहते थे, जो तुम दे रही हो वो तुम पा रही हो, जितनी जोर से तुम स्मैश कर रही हो उतनी जोर से वो पलट कर आ रहा है। तुम आराम से प्यार से खेलना शुरू करो तो वो भी प्यार से ही रिप्लाई करेगा। मतलब वो इतना ज्यादा खूब कि अभी वो मुझे आपके बात करने पे एकदम याद आई कि मैं कहा वाकई वो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। जब हम स्मूथली हम कहते हैं ना कि कैरेक्टर बिल्डिंग होती है आपकी थ्रू स्पोर्ट्स, और ये कितनी अच्छी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एक्सरसाइज है कि आप जितनी ज़ोर से, अगर आप सामने अगर दीवार भी है आपकी जो आप समझते हैं कि बेजान है, इनएनिमेट है, लेकिन जब आप उसके ऊपर जितनी ज़ोर से कोई चीज़ फेंकेंगे, उसकी तरफ उछालेंगे, वो उतनी ही फोर्स आपके पास आएगी। एब्सोल्युटली। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? जी मैं अबू तालिब बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। क्या कहना चाहेंगे? जी खामोशी के हवाले से बेसिकली बस एक हदीस कोट करूंगा रसूल पाक की। उन्होंने कहा अल्लाह ताला को कम बोलने वाला, कम खाने वाला और कम सोने वाला बंदा पसंद। जैसे आप कम बोलेंगे तो आपकी बात में वजन होगा, आप हमेशा बोलते रहेंगे तो आपकी बात बेमायनी रहेगी, लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बता रहे हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का और ये कहने का कि कम बोलने से आपकी वाकई वक़्त और आपकी कदर ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन डॉक्टर इकबाल, आपसे पूछना चाहूँगी, अक्सर मर्द हजरात इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक भी मुझे लेना पड़ रहा है, सवाल किए जाती हूँ फिर भी, कि कहा जाता है कि घर में अगर आएँ और बहुत ज़्यादा खामोशी हो तो ये तूफ़ान से पहले वाली खामोशी भी होती है। इस पर भी ज़रा बात करनी ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। खामोशी आपको 100 प्रॉब्लम से निकाल सकती है जब आप उसको मसलहतन और अच्छी नीयत के साथ करें, लेकिन तूफान से पहले वाली खामोशी, यानी जो पैसिव अग्रेसिव लोग होते हैं, कई दफ़ा वो आपसे लड़ाई करने के बजाय, मुकाबला करने के बजाय, आपकी बात को एड्रेस करने के बजाय आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। और ये आपको बताते चलें कि ये पैसिव अग्रेसिव तरीका, ये खामोशी दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होती है और इसको इमोशनल अब्यूज़ में भी माना जाता है। डॉक्टर इकबाल, किस तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं जो पैसिव अग्रेसिव होती हैं, जो इस खामोशी को दूसरे को तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल करती हैं? जैसे कि आपने कहा, ये पैसिव अग्रेसिव वाले यही करते हैं और ये बड़ा तकलीफ दह बात है कि आप किसी से बात करें, वो आपकी या सुने नहीं या रिस्पॉन्ड ना करे। यानी इंसान को तो ये इस तरह से है कि आप एक बैट कर रहे हैं, सामने वाला बैट के जवाब नहीं दे रहा, तो गेम ख़त्म हो गया। तो लिहाजा इंसान को रिस्पॉन्स चाहिए, लेकिन शाइस्ता रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो इस सिलसिले में ये है कि अगर आप ये दूसरे की बात को या उसके आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल डिस्मिस करने का भी एक तरीका है ना, कि मैं इसको इतनी भी वैल्यू नहीं देता कि मैं इसकी जवाब दूं। तो मैं उसके साथ साथ ये होता है, वो पैसिवनेस तो रहती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो बीवी उसको खाना दे रही है या कुछ एंटरटेन कर रही है, उसके साथ कुछ कलाम करने की, वो बिल्कुल बिल्कुल उसको डिलेफ्ट कर रहा होता है, उसके हाथ का खाना भी नहीं खा रहा होता। हाँ। और चेहरे के तासुरात भी बिल्कुल ब्लैंक। और वो औरत हार्ड वर्किंग अगर हो ज्यादा, तो जब वो काम करके आएगी या कुछ थकी हारी आएगी, वो उस वक्त भी काम करती है घर का और सारा, लेकिन मैनेज करती है। उसको क्या कहा जाता है, यहाँ आदमियों की मैं बुराई करूंगी। हाँ। अब सब सुन लें। उसको ये कहा जाएगा, तू किससे मिल के आ रही है?
है, किसके साथ डेट करने गई थी? ये मुझे रोजाना लोग मुझे फोन पे बताते हैं, बिकॉज मेरा इंटरेक्शन तो इतना होता है। अच्छा, लेकिन इसका उलट भी तो है। खान, हम काम करके आते हैं, थक के आते हैं, हमारा शौहर हमें ये कहते हैं किससे मिलके आ रही है तू, जबकि उसको पता होता है ये मेरे टाइमिंग से जाने के, ये मेरे टाइमिंग से आने के, उसके बावजूद हमारा शौहर हमें। अच्छा, ये तो वैसे वाकई बड़ी तकलीफदेह बात है, बिकॉज इसमें बहुत सारे और पहलू भी हैं, इसमें कैरेक्टर असैसिनेशन भी आ जाती है। लेकिन कमिंग बैक यही चीज खवातीन भी करती हैं, यानी मर्द हजरात की भी सबसे बड़ी कंप्लेन ये होती है कि भाई लड़ाई तुम्हारी सास से हुई है, साइलेंट ट्रीटमेंट या मुंह बना के तुम मुझे दिखा रही हो, मुझसे बात नहीं कर। ये जो एहतजाज का खामोश एहतजाज तरीका है, ये आपको क्या लगता है, इसके क्या असरात होते हैं आपकी पर्सनालिटी पे भी और फैमिली लाइफ की? अपनी पर्सनालिटी, आप अगर आप खुद ये इसको सोच समझ के कर रहे हैं तो ऑब्वियस आप काम हैं, आप सुकून में हैं और आप देख रहे हैं। लेकिन ये है कि आपको ये बात याद रखनी चाहिए, इसका हमेशा कभी ये ज़रूरी नहीं कि वो जी सारी बातें समझ लेंगे और इस बात का रियलाइज़ करेंगे कि मुझे तकलीफ़ पहुंची है, मैं सही बात कर। बाज़ औक़ात बहुत उलट भी आपको नतीजे मिलते हैं, बहुत उलट। उसमें ये होगा कि अगर आदमी और औरत की बात हो रही है तो अगर मेल हैं तो वो फिर आपको बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर देंगे, घर से बाहर की तरफ जाना शुरू कर देंगे, देन व्हाट। और अगर उन्होंने ये बात दिल में पाल रही, क्योंकि किसी की गहरी खामोशी जो है ना, वो मेरी वालदा कहती थी चुप द हथियार इस्तेमाल करो, खामोश रहो। लेकिन ये है कि अगर आप वो खामोशी बहुत देर तक रखें तो अगले को जो तकलीफ दे रहे हैं तो आप उसको तोड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। और अगर आप ये तकलीफ, एक और चीज बताऊं, ये खामोशी इस तरह भी की जाती है और बड़े प्यार से पानी शानी रखते हुए, चाय रखते हुए कहा जाता है मैं घर का माहौल नहीं खराब करना चाहती। अच्छा, कोई बात ऐसी है जो हमारी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वाकई आप अक्सर देखें कि आप ना सिर्फ अपने जज्बात से डिनाइल में हैं और आप एक अदाकारी कर रहे हैं, उस वक्त आप एक्टिंग कर रहे हैं खुश होने की भी, मुस्कुराहट लाने की भी, जब आपके दिल से नहीं मुस्कुरा रहे हैं। एंड पीपल कैन सी थ्रू दैट फेकनेस। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये मैं पिंडी से सना बोल रही हूँ। मैंने बताना था आपके मौजू के बारे में जी। मैंने कहना कि कहते हैं कि खामोशी जो है एक चुप 100 सुख, मगर हमारे तो यहाँ बच्चे हमारी ज्यादा चुप रहने वाली थी, जिसकी वजह से उनको मतलब के रिश्ता टूट गया। सही। तो कौन सी बात कर रहे हैं आजकल तो अजीब ही जा रहा है। तो अच्छा, आप क्या कहती है, जो आपने कहा कि चुप रहने की वजह से ये हुआ तो पानी सर से ऊंचा हो गया, यानी बहुत सारी ज्यादती उन्होंने बर्दाश्त की, क्या आज आप अपनी बच्ची को सलाह देंगी कि वो कुछ बातों में एटलीस्ट अपनी बात को जरूर सामने रखे और उसको वर्बलाइज करे, बोले उनको? बस वो चुप रहने की वजह से ये सारे मसाइल पैदा हुए। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। सलमा, कुछ और कहूँगी, जैसे हम माएँ अपनी बच्चियों को समझाते हैं और हम देखा देखी में भी देखते हैं, अच्छा जी फलां का शौहर बहुत ज़्यादा गुस्से में, तुम समझाते हैं खामोश, लेकिन हमें बच्चियों को चंद चीज़ें ये बात ज़रूर अवेयर करवानी चाहिए कि वहाँ उस हद तक खामोश रहें जिस हद तक बर्दाश्त करने के काबिल चीज़ है। बाज़ औक़ात चीज़ें अब्यूसिव हस्बैंड होते हैं, नहीं बताती हैं बच्चियाँ, देन व्हाट, वो खामोश रहती है। माँ ने कहा था जी खामोश रहना, बाहर की, घर की बात, कमरे की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, बात बाहर नहीं, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए कहते हैं ना, शरई चीज़ या आपके हक की चीज़, उन चीज़ों को आप डिनाइल में मत लेके जाएं। उनके लिए खामोश। बिल्कुल। और कई दफ़ा हम ये कहते हैं ना कि अभी हमने थोड़ी हंसी मजाक में ये बात की थी कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी वाकई कंस्पायरिंग होती है या वेंजफुल होती है, कि उनको गुस्सा चढ़ा तो फिर वो उस वक्त तो खामोश है लेकिन आपके पीछे कुछ कंस्पायर कर रहे हैं। कई दफ़ा जो मसलहतन खामोशी है वो आप ऐसे भी देखें कि कोई ड्रामा आ रहा है और उसके अंदर वो लड़की की लड़ाई हो रही है, वो कह रही है अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं इंतकाम लूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, और आप अगर इन्वॉल्व हुए हुए इमोशनली उस कैरेक्टर के साथ तो आप वहीं अपने सोफे से ही बैठ के उसको एडवाइस करें तो मत बोलो, ये सारे काम तुम खामोशी से कर सकती हो, क्या जरूरत है अपने कार्ड शो करने की। डॉक्टर इकबाल क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, मैं इसका पहलू बताना चाहता हूँ। जो पहली बात ये है कि बुलिंग कुछ जगहों पे तो खामोश रहना बिल्कुल ही ज्यादती है और हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर एक खास हद तक एक सेक्सुअल अब्यूज है या बुलिंग है उसका इजहार जरूर करें और उनको बोलने का, एक्सप्रेस करने का तरीका है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि दोनों एक्सट्रीम ठीक नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि भाई आप किसी को अगर आप बुली कर रहे हैं तो वो मोमिन नहीं जिसके हाथ और जुबान से दूसरे को तकलीफ हो, लेकिन दूसरी तरफ उसको भी हम बताते हैं कि आप चिढ़ते हैं तो वो छेड़ता है, लिहाजा आप इन्नला मा साबिरीन अपनी जगह पे है और आप नहीं चिढ़ेंगे। जब आप उसका आपके दर्जात बुलंद हो रहे हैं
तो आप हमने देखा है, मैंने तो कई जगह पे जब सब्र किया तो अल्लाह ने उसका फल दिया। इन अदर वर्ड्स आपने कहा कि एक बड़ी फाइन लाइन है, अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है, अब्यूज हो रहा है, और जैसे सलमा ने भी कहा कि एक लिमिट तक आप उस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं या खामोश रहते हैं, लेकिन फिर आपको उसको कहना, उसको दूसरों तक लाना और अपने लिए मदद के लिए दूसरों को पुकारना बहुत लाजिम हो जाता है। दूसरी तरफ बुली हमेशा आपकी किसी वीकनेस को ही कुरेदता है, उसी को टारगेट बनाता है, तो आप या तो उस वीकनेस को ओवरकम करें किसी भी तरीके से। अगर आपको आपके लहजे पे, आपकी कोई ऐसी स्किल पे जिसमें आपकी महारत नहीं है, आपको छेड़ा जा रहा है, तो बेहतरीन तरीका तो ये कि अपने गुस्से को चैनलाइज करके उस कमी को पूरा कर लिया जाए। और दूसरी तरफ ये कि अगर वो चीज़ आपके बस से बाहर है, मिसाल के तौर पे आपकी रंगत पे बात हो रही है, आपके घरेलू एनवायरनमेंट पे बात हो रही है, आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग पे बात हो रही है, तब मेरे ख्याल में उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाने का बेहतरीन तरीका है कि उस पर खामोश हो जाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा, मिसेस खान एंड डॉक्टर इकबाल फॉर बीइंग हियर। अहम गुफ्तगू रही और यकीनन आपका भी इसमें इंटरेस्ट रहा। मुझे अपनी फीडबैक और कमेंट्स देते रहिएगा कि खामोशी से या फिर बोलकर आपको अपने मसलों को सुलझाना बेहतर लगता है, लेकिन मसलहतन खामोशी वाकई आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा कर सकती है आपके मसलों को सुलझाने के लिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।